नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, देखा जाए तो पे रिवीजन से ज्यादा तेज जो बीएसएनएल का पे रिवीजन होने वाला है, उससे ज्यादा तेज काम चल रहा है बीएसएनएल पेंशन रिवीजन का। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट केस है 30 मार्च की लास्ट सुनवाई होने वाली है और पेंशन रिवीजन के पक्ष में जो पलड़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी है। ठीक है, देखा जाए तो क्योंकि कोर्ट का जो फैसला है वो पेंशनर्स के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है, चलो पेंशन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और वो 7 सीपीसी के अनुसार होगा या फिर 2017 के हिसाब से जो थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट थी उसके हिसाब से होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भाई साहब, अगर पेंशन रिवीजन होता है तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कौन सा इस्तेमाल होगा, यानी कि जो कर्मचारी बीएसएनएल कर्मचारी या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स स्टार्टिंग से 2017 से कहते आ रहे हैं कि हमको 15% फिटमेंट चाहिए और हमारी पेंशन रिवाइज या फिर पे रिवाइज 15% फिटमेंट पर होनी चाहिए, वो यानी कि थर्ड पीआरसी का बीएसएनएल का फिटमेंट फॉर्मूला मिलेगा यानी कि 15%, या फिर 7 सीपीसी के अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फॉर्मूला है, कौन सा 2.57 लागू हुआ था 2016 में, वो लागू होगा। तो कौन सा फिटमेंट फॉर्मूला बीएसएनएल के डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को रिवाइज के दौरान मिलने वाला है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको। तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो को आगे। हाँ तो दोस्तों, आज के टाइम पे जो आपकी पेंशन रिवाइज होगी वो डिपेंड करता है आपके फिटमेंट फॉर्मूले पे, ठीक है, क्योंकि फिटमेंट फॉर्मूला ही आपकी सैलरी में बेहतर उछाल लेकर आएगा, ठीक है। और रही बात एरियर की, तो वो बात की बात है, लेकिन फिटमेंट फॉर्मूला की वजह से ही आपकी सैलरी रिवाइज होगी, ठीक है। वो जैसे कि आपकी जो बेसिक पुरानी पे है उसके साथ 119.5% आईडीए मर्जर होगा, और साथ में यहाँ पर जैसे देखिए, अगर थर्ड पीआरसी की बात करूं उसके हिसाब 2017 के हिसाब से होगा तो यहाँ पर आपको 15% फिटमेंट लगेगा, ठीक है, जो कि पेंशनर्स की डिमांड है या फिर जो सरकार फिक्स करे या फिर जो कोर्ट आदेश दे वो। और 7 सीपीसी के अनुसार हुआ तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर देगा, या फिर 8 पे कमीशन से रिलेटेड जो कि पेंशनर्स की डिमांड है कि 2.57 से ज्यादा यानी कि 3.0 या फिर 3.5 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तीनों के इर्द गिर्द घूमता है कि आपको थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, 7 सीपीसी का मिलेगा या फिर 8 पे कमीशन का मिलेगा। तो देखते हैं आज इस वीडियो में जो भी अपडेट है। देखिए, पेंशन रिवीजन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आपकी जो चिंता है वो पूरी तरीके से जायज है। यह न केवल आपकी मासिक आय बल्कि आपके जीवन स्तर को भी सीधे प्रभावित करता है। आज 11 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार देख लेते हैं फिलहाल फिटमेंट फैक्टर कौन सा यूज होगा आपकी पेंशन रिवाइज में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर को समझ लेते हैं क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक हिसाब से देखा जाए तो मल्टीप्लायर है, एक तरीके से गुणांक है जिसका उपयोग करके आपकी बेसिक पे यानी कि पुरानी बेसिक पे को नई बेसिक पेंशन में, आपकी पुरानी बेसिक पेंशन को नई बेसिक पेंशन में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो वो महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए एक नंबर तय करता है, ठीक है। यानी कि आपकी महंगाई फिलहाल चल रही है, पहले क्या लागू किया गया था, पहले क्या लागू हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7 सीपीसी में 2016 के टाइम पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। अब उससे कम तो लागू होगा नहीं, यानी कि जैसे कि थर्ड पीआरसी में लॉस का हवाला देते हुए सरकार क्या कहती है कि हम 5% करेंगे या फिर 0% करेंगे। तो मतलब वहां पर कंपनी के मुनाफे पर डिपेंड करता है कि आपको फिटमेंट कितना मिलेगा। लेकिन यहाँ अलग बात है, सरकारी कर्मचारियों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन आती है, ठीक है, यानी कि जो सरकार है, भारत सरकार देती है पेंशन, तो वहां पर घाटे वगैरह का कोई लेना देना नहीं। तो जो पिछला आपको फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57 यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों, वही का वही फिटमेंट फैक्टर आपको यहाँ पर डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को मिलेगा, और 8 पे कमीशन के दौरान इससे बढ़कर ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। किसी मुनाफे या घाटे की वजह से कम नहीं होगा, बढ़कर ही मिलेगा, ठीक है। अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, इसका मतलब ये है कि पुरानी बेसिक पेंशन 2.57 गुना बढ़ी थी और नई बेसिक पेंशन बनी थी, ठीक है। अब देखिए, दूसरा सवाल आता है, मतलब दूसरा पॉइंट है, क्या ये केंद्रीय पेंशनर्स जैसा ही होगा, यानी कि केंद्रीय पेंशनर्स की तरह ही 7 सीपीसी हमारे लिए लागू होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो सामान्यतः राज्य सरकारें और विभिन्न स्वायत्त निकाय केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी सरकारी सेक्टर में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जैसे कि समानता की बात करें, यदि आप केंद्र पेंशनर्स के पेंशन भोगी है तो आपको वही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा जो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को के लिए तय होगा, ठीक है। अब डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स किससे पेंशन पाते हैं?
डोट सरकार यानी कि भारत सरकार से पाते हैं, तो वो भी एक तरीके से डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स हुए सरकारी पेंशनर्स है, ठीक है। बदलाव की संभावना है इसमें पिछले कुछ समय में कर्मचारी संगठनों की डिमांड रही है कि 8वें वेतन आयोग में जो भी फिटमेंट फैक्टर मिला है 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए, ठीक है। यानी कि 8वें वेतन आयोग में जो भी पेंशनर्स यूनियंस है उनकी डिमांड एक ही है कि भाई साहब पहले 7 सीपीसी के दौरान आपने जो फिटमेंट फैक्टर हमें लागू किया था 2.57, अब वही नहीं उससे कहीं ज्यादा, या तो 3.0 करो या फिर 3.68 करो, 3.5 से भी ज्यादा। अगर सरकार इसे स्वीकार करती है तो पेंशन में भारी उछाल आएगा। अब तीसरा पॉइंट है वर्तमान स्थिति और 8वें वेतन आयोग के अपडेट 2026 की बात करें, क्योंकि हम 2026 में हैं, फिलहाल वर्तमान 2026 चल रहा है, तो 8वें वेतन आयोग की चर्चा और गठन की प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है, यानी कि गठन हो चुका है, ठीक है। इफेक्टिव डेट निकल चुकी है जो कि 1 जनवरी 2026 थी। अब सिफारिशें आना बाकी है जो कि सरकार ने 18 महीने का यहाँ पर टाइम दिया है कमेटी को, ठीक है। अभी फिलहाल न्यूनतम मांग क्या कर रहे हैं, 2.81 होनी चाहिए, यानी कि पिछली मांग, ठीक है, 2.57 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर सरकार महंगाई को आधार मानती है तो इतनी ही लागू करेगी। कर्मचारी संगठनों की डिमांड यह है 3.68 लागू करो, इससे न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 26,000 तक हो सकती है, ठीक है। अनुमानित बीच का रास्ता अगर निकलता है कि भाई साहब वो 3.68 को नहीं मानते हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर हम नहीं दे सकते, तो बीच का रास्ता निकलेगा 3.0, यानी मतलब 3 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा 3.0। सरकार बजट संतुलन के लिए इसे चुन सकती है, ठीक है। अभी क्या बदलाव हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए इसका मैं आगे कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि भाई साहब आपको जितना फिटमेंट मिलेगा 7 सीपीसी के अनुसार मिलेगा या फिर 8 सीपीसी के अनुसार, दोनों का कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपकी पेंशन डिवाइस होकर कितनी आती है। बदलाव यह होगा कि इस बार चर्चा यह भी है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर के बजाय इंक्रीमेंटल रिवीजन जैसे कि समय समय पर वेतन वृद्धि का फॉर्मूला भी अपना सकती है, ताकि 10 साल का लंबा समय का इंतजार न करना पड़े। हालांकि पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड फिटमेंट फैक्टर ही सबसे सुरक्षित माना जाता है कि हर 10 साल में एक ही फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, ये फिक्स्ड फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंटल रिवीजन अगर कर देती है तो आपको हो सकता है हर 2 से 3 साल में आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़ सकता है और उसी के आधार पर यहाँ पर पेंशन रिवाइज हो सकती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये इंक्रीमेंटल रिवीजन होना चाहिए कि यहाँ पर फिक्स्ड फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं जहां पर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको, एकदम एक जस्ट हम एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए कि आपकी वर्तमान सैलरी आपकी वर्तमान पेंशन 25,000 मान लेते हैं। तो अभी हम जस्ट मान के चलते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन जो कि पुरानी है, ठीक है, जो कि आप डोट ऑब्जर्व पेंशन हो उनके लिए बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन करके जस्ट हम मान लेते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है भाई साहब, 25,000 रुपए जस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपकी डीलिंकिंग हो जाती है तो 100% आप पे रिवीजन से अलग हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से 2017 में आपका अगर इफेक्टिव डेट भले 2017 रहे, यानी कि लागू 2017 के हिसाब से ही होगा, जो कि थर्ड पे रिवीजन में स्टार्टिंग से आपके पे रिवीजन की डिमांड थी, ठीक है, उसी डेट के हिसाब से होगा और उसी साल के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन आधार कौन सा रहेगा, डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी, न कि थर्ड पीआरसी, ठीक है। थर्ड पीआरसी अलग हो चुका है आपसे डीलिंकिंग के बाद। अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह जो 7 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका पे रिवाइज होगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं, एक तो 7 सीपीसी के आधार पर अगर हुआ तो, और अगर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हुआ तो क्या आपकी सैलरी में बदलाव आएगा वो देखते हैं, ठीक है। 25,000 हमने आपकी पेंशन मान ली है। अगर 7वां वेतन आयोग लागू किया यानी कि 7 सीपीसी हमने लागू किया तो आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे परिवर्तित होगा वो देख लेते हैं। 7 सीपीसी में आपका जो फिटमेंट फॉर्मूला है वो कितना था भाई साहब, 2.57, ठीक है। यहां पर भाई साहब वो परसेंट वगैरह नहीं चलता, यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों का डायरेक्ट पॉइंट में काउंट होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारी या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन को जोड़ा जाता था, तो कैसे जोड़ा जाता था, हमने कैसे फॉर्मूला जोड़ते थे, पहले हम बेसिक पेंशन लिखते थे, बेसिक पे या फिर पेंशन लिखते थे, फिर 119.5% लगाते थे, फिर 15% लगाते थे, फिर से आपकी सैलरी रिवाइज होकर आती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको ये जो 25,000 है इसमें 2.57 का गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, 25,000 इंटू 2.57 कर देना, ठीक है। तो ये करेंगे तो जो पेंशन है, नई पेंशन कितनी निकल कर आएगी पता है, इसके हिसाब से 64,250 रुपए 7 सीपीसी के अनुसार बन रही है आपकी। 25,000 आपकी बेसिक पेंशन फिलहाल है,
तो आपकी इतनी पेंशन बनेगी 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला से, ठीक है। ये जो कि है 64,250, ये आपकी न्यू बेसिक पेंशन होगी, ठीक है। ये हमने किसके अनुसार किया था? 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किया था 2.57। इन केस आपका जो पेंशन रिवाइज है वो 8 सीपीसी के फॉर्मूला के हिसाब से हुआ तो क्या होगा? तो चलिए 8 सीपीसी के हिसाब से जोड़ लेते हैं। 8 सीपीसी, ठीक है। 8 सीपीसी में क्या फायदा होगा आपको, ठीक है। अब 8वां वेतन आयोग कौन सी, यहां पर देखिए सरकार कौन सा अगर बीच का रास्ता तय करेगी तो कितना करेगी? 3.00 करेगी, यानी कि 2.5 से तो ज्यादा ही करेगी, ठीक है। इतना माइनस तो कर नहीं सकती आपको पुराने वाले, क्योंकि महंगाई पहले इतनी थी, अब 10 साल आगे हो गया है, तो यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, तो हम जस्ट बीच का रास्ता चुन लेते हैं कि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहने वाला है आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 25,000 की जो सैलरी है इसका गुणा 3.0 से कर देना है, ठीक है, 00 से। तो इज इक्वल टू आपकी नई बेसिक जो बेसिक पेंशन है वो 8 पे कमीशन के हिसाब से 3.0 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितने निकल कर आएगी? 75,000 रुपए। भाई साहब कितनी? यहां पर सीधा 10 से 11,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई अगर 8 पे कमीशन के फिटमेंट फॉर्मूले के अनुसार हम करते हैं। एक और चीज आती है, यहां पर 7 सीपीसी हो गया, 8 सीपीसी का फिटमेंट फॉर्मूला हो गया, लेकिन पेंशनर्स जो यूनियन है उनकी क्या डिमांड है कि 8 सीपीसी में हमें कितना दिया जाए? 3.68। उसके हिसाब से देख लेते हैं कि जो मांग है पेंशनर्स की मांग, उसके हिसाब से यहां पर कितना मांग है? 3.68 की मांग है। अब हमें यहां पर क्या करना है? 3.68 के हिसाब से 25,000 का गुणा 3.68 में कर देना है। अब आपकी सैलरी भाई साहब बताइए कितनी हो सकती है? आपकी सैलरी यहां पर डायरेक्ट बढ़ के, आपकी पेंशन डायरेक्ट बढ़ के 92,000 रुपए के समथिंग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 92,000। आपकी बेसिक पेंशन 25,000 है, यानी कि डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों की, डोट ऑब्जर्व, उनकी बात कर रहा हूं यहां पर, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की, ठीक है, जो कि जिनका अभी फिलहाल बेसिक पेंशन 25,000 है और उनकी डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी के अनुसार पेंशन रिवाइज होगी तो कितनी बनेगी? 25,000 की 64,250 रुपए पेंशन बन सकती है। अगर 8 पे कमीशन के हिसाब से पेंशन रिवाइज होती है और बीच का फिटमेंट फैक्टर निकलता है जो कि 3.0 आता है, ये वाला, तो आपकी बेसिक पेंशन कितनी बनेगी? 75,000, इससे 11,000 ज्यादा, ठीक है। और अगर जैसा कि पेंशन यूनियंस डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब हमें 3.0 नहीं चाहिए, हमको तो 3.68 चाहिए, और यही 8 पे कमीशन में लागू हो जाता है, तो आपकी जो बेसिक पेंशन वो कितनी बढ़ेगी? बेसिक पेंशन बढ़ेगी डायरेक्ट अगर होता है तो, ठीक है। ये डायरेक्ट वाला रिवाइज है पेंशन रिवीजन, इसके हिसाब से होता है 3.68 के हिसाब से, तो आपकी जो पेंशन है वो 25,000 की कितनी बन जाएगी? 92,000 रुपए, 92,000 रुपए, ठीक है, 92,000 रुपए। अभी देखिए यहां पर एक पेज फंसता है फिर भी, जैसे कि अभी आपकी डीलिंकिंग के बाद आपकी सीधी 7 सीपीसी में आ जाते हो, 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी पेंशन रिवाइज हो जाती है और नई बेसिक पेंशन कितनी बनती है? 64,250। ये न्यू बेसिक पेंशन बनी हुई है, ठीक है। अब यहां पर ये केंद्रीय कर्मचारियों का जो 10 साल पहले 2016 में हुआ था उसके हिसाब से हुआ, ठीक है। न्यू बेसिक पेंशन बन गई, उसके बाद 8 पे कमीशन लागू हुआ, तो आपको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। आपने जो 7 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर के साथ अपनी पेंशन रिवाइज कर लेना, उसके बाद सीधा फायदा आपको 8 पे कमीशन में मिलेगा। अब यहां पर जो केंद्रीय कर्मचारी का जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वो भले 3.0 हो या फिर 3.68 हो, उसका फायदा आपको मिलेगा आपकी बढ़ी हुई 7 सीपीसी में जो बढ़ गई थी आपकी बेसिक पेंशन, इससे 64,250 की बेसिक पर आपको सीधा 8 पे कमीशन में, अगर जैसे कि हम 3.0 से करते हैं तो ये 64,000 रुपए अगर 3 गुना करते हैं तो मतलब 1,90,000 के करीब तो आपकी बेसिक पेंशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इतना फायदा हो सकता है, पहले 7 सीपीसी का फायदा लो फिर 8 पे कमीशन का, तो ये बहुत अच्छी बात है। डीलिंकिंग के बाद आपको इतना फायदा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल ये कैलकुलेशन था और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड उसके बाद जो आज की जानकारी थी फिटमेंट फैक्टर पे पूरी आधारित थी, ठीक है। डीलिंकिंग के बाद आपको क्या फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है इस पर आधारित थी। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी क्लियर करने की कोशिश की है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड और इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।